चलो ठीक है। रामेश्वर जी, मेरा नाम हुमायूं वकास है। यानी जो SSA के हवाले से आपका काम है ये बहुत खुशाइन है और इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, जैसे आपने कहा कराची बढ़ता जा रहा है, हम भी बचपन से सुन रहे हैं कराची बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि हाउसिंग स्कीम्स हैं। मेरा थोड़ा सा कंसर्न हाउसिंग स्कीम्स के और डेवलपमेंट का है। जैसे बैरियर टाउन बना और ये नासिक रोड और ये सारा, ये पहले की एजुकेशन सिटी की बनने जा रही थी, उस वक्त के साथ सर्वे हुआ। ये ज़मीन 2 लाख रुपए में उस वक्त सेल करने के लिए कहा गवर्नमेंट ने। बैरियर टाउन के लिए जो ज़मीनें बेची गई 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए में बेची गई, लेकिन वो बैरियर टाउन के बाद 1 करोड़ रुपए की बेची। इसी तरह शहर के अंदर ज़मीनें जो हैं उनकी रेट जो 70s में हमारे बाप दादा ने 5,000 में खरीदी है, वो 1-1.5 करोड़ रुपए की, वो 120 के प्लॉट। ये ज़मीनें मेरे ख्याल में जो बढ़ रही हैं, ये रेट कौन बढ़ा है? गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? या कोई ऐसा इदारा है जो इसकी तरफ तवज्जो दे कि रेट्स कौन तय कर रहा है कि जो एकदम से रेट्स पे बूस्ट आ रहा है? फिर बूस्ट आते हैं तो फिर हम शहर के लोग देखते हैं कि हमने जाना है रिमोट एरिया में। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके डेवलपमेंट होती है, फिर वो पुल भी बनेगा, फिर वो सारी चीज़ें आएंगी, फिर एग्रीकल्चर लैंड भी खराब होगी। तो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एक एक्शन कमेटी आपने बनाई है, इस चीज़ों को बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये भी रोल तय वो देखें, इस पर आवाज़ उठाएं कि ये रोल कौन तय कर रहा है कि जो रेट्स बढ़ रहे हैं ज़मीनों के, एकदम से 5,000 वाली ज़मीन थी वो 1-1.5 करोड़ रुपये, वो कैसे चली गई है? वो एक गरीब की ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट कर रही है, फिर वो गरीब जो है वो इन सारी चीज़ों की तरफ जाता है और एग्रीकल्चर लैंड को मुतासिर करता है। एक बार जो मैंने आपको जवाब दिया कि इस शहर को 80 के दहाई के बाद बिल्डर माफिया के हवाले किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी शहर डेवलप होता है तो उसका कोई मास्टर प्लान बनता है, उस मास्टर प्लान के मुताबिक ही उस शहर की आबादी को बढ़ाया जाता है। कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची का कोई मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ फाइलों में है, उस पर अमल दरामद नहीं होगी। जब किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं होगा तो तरीक़ाकार यही है कि चंद सरमायादार फैसले करने लगते हैं कि किसको कहाँ किस किस्म की ज़मीन दी जाए। तो कराची में आजकल यही हो रहा है कि हर तरफ से, मैंने एक छोटी सी मिसाल भी दी कि SHO गड्ढा का वो CM हाउस से अपॉइंटमेंट होता है उसका, तो उसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। मेरी नज़र में या मेरी समझ में ये सिर्फ बिल्डर माफिया ही है। वैसे ही बहुत पुराना मकूल है कि कोई भी रास्ता बनता है, मोटरवे या मेन रोड बनता है, तो उसकी आसपास की ज़मीनें गुजरा वगैरह सारे ले लेते हैं टैक्स। तो यही सब कुछ मंदिर एक्सप्रेस में भी हो रहा है। आप बैरियर के आसपास जाएं, वो भी वैसे ही हो रहा है। DHA के आसपास जाएं भी ऐसा ही हो रहा है। जब तक आप बिल्डर माफिया से जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक ये नामुमकिन है। जी पीछे। हेलो, सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मलिक एक्सप्रेस वे पे इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ना बने, तो जब ये ऊपर से फोन आता है तो सब खामोश हो जाते हैं और वो चीज़ बन भी जाती है और रवा दवा भी हो जाती है। इसी तरह बहरिया टाउन के लिए इतनी लोगों ने आवाज़ें उठाई, हमारे आबा अजदाद की जगह है, ये हमारे बुजुर्गों की जगह है, और बड़े एहतजाज किए और बड़ा एफर्ट किया, अदालत तक गए। जब ऊपर से फोन आया तब खामोश हो गया। वो बहरिया टाउन आज भी बन रहा है और लोग उनमें आज भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और सब खामोश हो जाते हैं। ये एसोसिएशन बनती क्यों है? जब आवाज उठाती है, जब ऊपर से फोन आता है तो सब खामोश हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है सर? जो बहरिया टाउन के हवाले से जद्दोजहद की वो हमने की है। 7 साल से हम जद्दोजहद कर रहे थे और हम एक ही बात कर रहे थे कि ये बात कराची वालों को समझना होगी कि ये सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ये इलीट क्लास के लिए हो रहा है, किसी गरीब कराची वाले के लिए नहीं हो रहा। बहरिया टाउन बन रहा है या DHA बन रहा है, ये जो कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये आम गरीब लोगों के लिए नहीं है। जब तक कि कराची वाले नहीं समझेंगे कि K4 का जो मंसूबा है वो कराची के आम गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये हमारे पास सबूत भी है कि K4 का जो मंसूबा है वो DHA और बहरिया टाउन के लिए है।
ये हम साबित कर सकते हैं कि जो मल्लीर एक्सप्रेसवे बन रहा है ये किसी आम गरीब लोगों के लिए नहीं बन रहा। रक्षा वहाँ रक्षा चलाने वालों की इजाज़त नहीं होगी, रक्षा वहाँ नहीं चलेगा। ना ही ये कहते हैं कि हम बड़ी गाड़ियाँ वहाँ चलाएंगे, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं जाएंगी। वहाँ जो लियारी एक्सप्रेसवे के साथ हुआ है वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पे भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होंगी। वो जो इलेट क्लास है, ये सब कुछ इलेट क्लास के लिए हो रहा है। ये जो आए रोज़ आप पानी का वो देख रहे हैं, शॉर्टेज देख रहे हैं, गैस का शॉर्टेज देख रहे हैं, आप बिजली का शॉर्टेज देख रहे हैं, आप इन्हीं मंसूबे जो बन रहे हैं बैरिया टाउन, DHA और दूसरे, उनके इश्तिहारात देखें। वो आपको कहेंगे कि हम 24 घंटे आपको बिजली देंगे, 24 घंटे हम आपको गैस देंगे, हम आपको गार्ड देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। लेकिन यही सहूलतें रियासत गरीब लोगों को नहीं दे रही थी। ये उनके लिए, ये कराची के अवाम को समझना होगा, कराची के मज़दूर को समझना होगा, कराची का जो वो दिहाड़ीदार मज़दूर है उसको समझना होगा कि जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक ये सरमायादार हमें लूटते रहेंगे, ये सरमायादार हमें खाते रहेंगे। जी आप मेरा नाम जमल है और तकलीफ फाउंडेशन से मेरा सर, मैं एक बात कह रहा था सर आपसे कि ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं कि चीज़ें बुरी हैं, गवर्नमेंट भी बुरी है, बुरी चीज़ें कर रही है, गवर्नमेंट भी वही कर रही है। लेकिन उस एरिया से, उस मरीज के एरिया से जो पार्टी आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जीतती रही आ रही थी, आज भी मरीज एक्सप्रेस बन जाए, बैरिया टाउन बन गया, DHA बन गया, उसके बाद भी आज भी हम उसी पार्टी को वोट दे रही है, जबकि वो पार्टी उसमें कोई चेंज भी नहीं ला रही। एक बात। और हम आपका मुझे नहीं पता किस तरीके से है, आपकी बैकग्राउंड है, अब आपको चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, लेकिन अगर हम इस तरफ लोगों का शऊर लेकर आए कि वोट की ताकत को हम अपनी समझें कि हम अगर चाहते हैं कि तब्दीली सचमुच की आए तो हम अपने वोट को इस्तेमाल करें। एक बात फिर उसमें सवाल आ जाता है, छोटा सा माजर कोई बात न हो रही, कि हम कहते हैं कि मेरे एक वोट से या मैं वोट डालूं या नहीं डालूं, मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को कि हमें फर्क पड़ना, क्योंकि जब मैं वोट डालने जाता ही नहीं हूँ तो वोट तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई डाल देगा, अगर या नहीं डालेगा तो वो ज़ाया होगा। तो जब तक हम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे इस चीज़ों की, तो इस तरीके की चीज़ें जो आपके साथ होती हैं, जो हो रहे हैं, तो इस चीज़ में यकीनन चेंज आएगा। अगर हम अपने वोट को चेंज करेंगे, अपने नुमाइंदों को सही लाएंगे, जब नुमाइंदे हमारे सही होंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत फर्क आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि 70 से लेकर आज तक मल्लीर के मकामी लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी ने भी उस तरह संजीदगी से कोशिश नहीं की। 60 के दहाई में जब पीपल्स पार्टी वजूद में आई, उसके बाद सिर्फ पीपल्स पार्टी ही लियारी में भी आपको देखी जीतती भी मिलेगी और मल्लीर में भी आपको जीतती भी मिलेगी। 90s में जब हमने ये समझा कि जब जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं उठा हूँ, मैं लेफ्टिस्ट, मैं लेनिनिज्म मार्क्सिज्म का मानने वाला हूँ और उसी प्रोसेस के साथ मेरी तरबियत भी हुई है। ग्रास रूट से हम सियासत करते आ रहे हैं। जब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोई भी अपोजिशन नहीं है, वन मैन पार्टी है, आप लियारी में जाएं, आप मल्लीर में जाएं, तो 96 के बाद मैंने खुद चंद दोस्तों के साथ मिलकर हम MQM के पास भी गए, हम मुस्लिम लीग फंक्शन वालों के पास भी गए, हम मुस्लिम लीग नून लोग वालों के पास भी गए, हम सिंध के कॉम्परस्तों के पास भी गए कि आप अपनी पार्टी स्ट्रक्चर को मल्लीर वालों के लिए, लियारी वालों के पास आके काम करें, आप उनके पास आएँ, आप अपना प्रोग्राम दें। वहाँ पे सिर्फ एक वन मैन ही ये पार्टी चल रही है पीपल्स पार्टी, उसके अगेंस्ट में कोई अपोजिशन नहीं है। हम आज भी यही कोशिश कर रहे हैं। इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के नाम से भी हमने यही कोशिश की और ये जारी है कि हम लोगों को ये बात समझ सकें कि भुट्टो जिंदा है लेकिन हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और जो नवाज शरीफ की ये जो सरमाया या इमरान खान की, ये भी हमारे लिए नहीं है। हमें ग्रास रूट से ही क़यादत को, कराची के लिए भी मेरा मशवरा यही है कि ग्रास रूट से जब तक क़यादत नहीं उभरेगी तब तक चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिर में मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस साहब बात करेंगे, हमारे डायरेक्टर हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर के, तो वो कुछ मेरे ख़्याल में बहुत तफसील से ये बात गुफ्तगू हुई कि मल्लीर एक्सप्रेस वे बनने से किस तरह के मसाइल वो मल्लीर के इलाके को दरपेश होंगे या बाकी शहर को मसले।
पेश आएंगे। अगर हम ये देखें, मलीर के लोगों को देखें, पिछले मेरे ख़्याल में 1970 से कब से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। पहले इन्होंने रेती बजरी का जो धंधा वहाँ चल रहा था उसके ख़िलाफ़ बहुत सालों से ये जद्दोजहद करते रहे। 50 साल से चाचा सिद्दीक रेती बजरी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। रेती बजरी के ख़िलाफ़ इन्होंने 1950 से ये कह रहे हैं जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके बाद जब बैरिया टाउन शुरू हुआ तो यही लोग खड़े हुए और इन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हर फोरम पे यही गए। अब जब मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो इसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने एक्शन कमेटी बनाई और जो ये मुकामी लोगों का जो इनका इत्तेहाद है वो खड़े हो गए। मगर अफसोस की बात है कि बाकी शहर से जो है कोई आवाज़ नहीं उठी, अगर उठी भी बहुत नरम आवाज़ उठी। इनका साथ कभी किसी ने दिया नहीं बाकी शहर से। सिर्फ इनका नुकसान नहीं है, पूरे शहर का नुकसान है। ये जो रेती बजरी निकाली गई और जिस तरह माहौल को तबाह किया गया, पानी का आज मसला नहीं होता अगर शहर में ये रेती बजरी का जो कारोबार है वो एक तरीके से किया जाता, मगर उस पर तो बिल्कुल लूटमार उन्होंने मचाई। फिर बैरिया टाउन जो बना, पता नहीं 50,000 एकड़ पे है, वो कराची के जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल में इस वक्त बैरिया टाउन ही होगा। इतना बड़ा टाउन बनाया गया बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मास्टर प्लान के बनाया गया। एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि कोई भी मंसूबा बनता है उसके अच्छे भी असरात होते हैं, उसके मनफी भी असरात होते हैं। इसलिए ये कानून बनाया गया कि मंसूबे के माहौलियाती असरात का जायज़ा लिया जाएगा। अगर उसके अच्छे असरात ज़्यादा हैं तो मंसूबा बनाया जाता है, अगर उसके मनफी असरात ज़्यादा हैं तो मुतबादिल देखे जाते हैं या मनफी असरात को कम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे बिल्कुल जो EIA होती है, जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो एक बिल्कुल ड्रामा है, एक फॉर्मेलिटी है, एक रिपोर्ट बनती है। आप पिछले 10-15 EIA रिपोर्ट देखें, सब में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो लियारी एक्सप्रेसवे का हो, चाहे वो कराची सर्कुलर रेलवे का हो, चाहे नादरन बाईपास का, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक कंसल्टेंट हायर करते हैं और वो बनाता है रिपोर्ट और वो हेयरिंग भी होती है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अप्रूव भी हो जाता है। मलीर एक्सप्रेसवे का तो प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ही EIA हुआ। जो आखिरी पॉइंट मैं बताऊंगा वो ये है कि कोई भी शहर मास्टर प्लान के बगैर बनता नहीं है। एक मास्टर प्लान बनाई जाती है और सब लोगों की मुशावरत से, कंसल्टेशन से वो मास्टर प्लान बनती है। उसमें हर शख्स को ये पता होता है कि अगले 30-40 साल में किस तरह के मंसूबे बनने हैं, तो वो सब लोगों की इत्तेफाक़ी राय से बनता है। हमें यहाँ पे कराची शहर में कोई मास्टर प्लान नहीं है। रात को कोई पॉलिटिशियंस सोते हैं, सुबह उनको ख़्याल आता है कि ये मंसूबा बनाना है, लियारी एक्सप्रेसवे बनाना है, मलीर एक्सप्रेसवे बनाना है या गुजर नाले को बनाना है। अचानक ऐलान करते हैं और वो मंसूबा बनता है और उसके माहौलियाती असरात जो भी हों उनको कोई फ़िक्र नहीं है। बेसिक जो चीज़ नज़र आती है वो रियल इस्टेट है कि किसी तरह रियल इस्टेट की ज़मीनें मज़ीद क्रिएट किए जाएँ और मज़ीद जो है मुनाफा कमाया जाए। इस शहर को मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये अभी भी टाइम है, अगर ये मलीर एक्सप्रेसवे की जो एक्शन कमेटी का हम साथ दें, शहर से लोग साथ दें, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने माजी में भी देखा है जब लोग खड़े होते हैं तो बहुत सारे मंसूबे रुके भी हैं, बंद भी हैं, पूरे पाकिस्तान में भी और कराची में भी। तो ये जो आवाज़ें उठती हैं, अगर उनको ताकत नहीं मिलेगी आवाम से तो ये आवाज़ें दब जाएंगी, मलीर एक्सप्रेसवे बन जाएगा, मलीर का इलाका ख़त्म हो जाएगा और फिर हम रोते पीटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, नामुनासिब मौसम में तशरीफ़ लाए, नामुनासिब ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में तशरीफ़ लाए, महंगे पेट्रोल में तशरीफ़ लाए, चले, लेकिन इसके बावजूद आप लोग आए। इसका मतलब ये है कि आपको इस शहर से गुफ्तगू में कुछ अभी ताल्लुक़ है इस शहर से। तो एक तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये है कि मैंने पहले भी कहा, हफीज़ ने भी कहा, यूनुस भाई ने भी कहा
कि हमें जोड़ना है एक दूसरे को, एक दूसरे के काम को जोड़ना है। गुजर नाला में मुतासरीन बैठे हैं, औरंगी नाला में मुतासरीन बैठे हैं, सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन बैठे हैं। आगे आज के अखबार में है कि ML1 को हम विदिन 1 ईयर एक्टिव करेंगे, आज के अखबार में है। वो आएंगे, मलीर एक्सप्रेसवे है, कई और मंसूबे आएंगे। अब छोटे छोटे ग्रुपों में तो लोग सोचते हैं, URC का प्लेटफॉर्म हाज़िर है, हम लोग हाज़िर हैं गुफ्तगू करने के लिए। इन छोटे छोटे ग्रुपों को आपस में जोड़ेंगे तो एक ताकत बन जाएगी। आइंदा इलेक्शन यहाँ कराची में लोकल बॉडी के होने जा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि हम जैसे लोग, जो कम आमदनी वाला तबका है, जो उन्हीं आबादियों में रहता है, वो आपस में जुड़ जाएं और अपने दरमियान में से जिनको आप बेहतर समझते हैं कि हमारी बात करेंगे, गुजर नाला हो, औरंगी नाला हो, सर्कुलर रेलवे हो या मलीर एक्सप्रेसवे हो, अपने दरमियान में से अपने जैसे नुमाइंदों को सामने लाएं। और वो जो अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था कि फ़लाँ जिंदाबाद फ़लाँ मुर्दाबाद, वो छोड़ दें उसको। लेकिन अब फैसला हमारे हाथ में है। आप लोगों का फिर शुक्रिया। हफीज़ भाई आपका शुक्रिया, जनाब अख्तर साहब आपका शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। हमारे साथ चाय पिए। बहुत शुक्रिया।